एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद निधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो सारे के सारे जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं यहाँ से, और साथ में अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो आपको पता ही होगा सेल क्या होता है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमोंग द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। ये माना जाता है, साइंटिफिक कम्युनिटी क्या कहते हैं कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है पानी से, ठीक है। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ में हैव ओरिजिनेटेड इन स्मॉल वाटर पूल्स विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस रेदर देन इन द ओशंस। कुछ रिसर्चर्स ये मानते हैं कि जो लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, छोटे छोटे जो वाटर पूल्स होते हैं वहाँ से ओरिजिनेट हुई है, जिनका एनवायरमेंटल कंडीशन जो वो चेंज होती रहते हैं, ना कि ओशन से। इनका कहना है कि जो लाइफ है वो ओशन से नहीं, स्मॉल वाटर पूल से ओरिजिनेट हुई है। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वायरमेंट। हॉट स्प्रिंग मतलब कि जो गर्म जगह पर रह सकते हैं उन्हें बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। इन इंडिया द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पूगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। इंडिया के अंदर जो हॉट स्प्रिंग्स है पूगा वैली में, ठीक है, लद्दाख में, वो मेंटेन करते हैं एक बहुत ही हाई टेम्परेचर। इंडिया के अंदर पूगा वैली में जो लद्दाख में है वो इन्होंने क्या कर रखा है, एक बहुत ही हाई टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। मतलब वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वहाँ पानी जितना बोलते हैं ना, जितना टेम्परेचर होता है पानी का उबल जाता है जिसमें पानी, उतना टेम्परेचर होता है पूगा वैली में, लद्दाख में, ठीक है। इवन इन अ कोल्ड क्लाइमेट, गर्म सर्दियों में भी यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट में भी। दीज इन्वायरमेंटल कंडीशंस सीम टू बी सिमिलर टू दोज ऑन द अर्ली अर्थ अबाउट 3.5 ईयर्स एगो। ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं ये सिमिलर हैं उस अर्थ से जो 3.5 बिलियन ईयर पहले थी। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दोज हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स। तो जो ऐसी गर्म जगहों पर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मोफाइल्स क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो हीट लविंग होते हैं, जो गर्म जगह पर रहते हैं। थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, तो इसका मतलब जो गर्म जगह पर रहते हैं वो क्या होते हैं, थर्मोफाइल्स। क्लियर। विच आर यूनिसेलर, और थर्मोफाइल्स जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्मोफाइल्स कौन है, जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, हीट लविंग होते हैं, और ये यूनिसेलर होता है। यूनिसेलर का मतलब है कि उनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होता है, वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल शाही इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ स्टडीड दीज हॉट स्प्रिंग्स एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड दैम। ये जो साइंटिस्ट थे कहाँ के, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ ने, इन्होंने स्टडी किया हॉट स्प्रिंग्स को, मतलब थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया को, और उन्होंने कहा कि इनके पास क्या बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो बन जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, ठीक है। दीज डिपॉजिट्स मे हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड एक्सट्रीम कंडीशंस। और ये जो डिपॉजिट बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इनकी हार्मफुल रेडिएशन से। थर्मोफाइल होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, तो इनके अंदर से हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है कैल्शियम कार्बोनेट की डिपॉजिट, ठीक है। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल। और ये क्या बनाते हैं, फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, जो क्या है, एक बैरियर है जो एक सेल को डिफाइन करता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम सबको पता ही है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के। द सेल रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेवल, द सेल रिप्रेजेंट करता है बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट।
सम ऑर्गेनाइजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, इनके पास एक सिंगल सेल होता है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ये क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिनके पास सिंगल सेल होता है। तो बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं, इनके पास एक ही सेल होता है। और बाकी जो प्लांट्स होते हैं, फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस, इनके पास मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, तो इसलिए क्या है, ये मल्टी सेलुलर है। दैट वर्क टुगेदर, ये बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स, वो एक दूसरे से साथ मिलकर सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, जो सिमिलर से सेल होते हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, टिश्यू। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन। और सारे ऑर्गन एक साथ काम कर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। तो पहले क्या होता है, सेल से क्या बनते हैं, बहुत सारे सेल बनते हैं तो उससे टिश्यू बनता है, फिर बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्लियर? सच एज नसल पोर्स, नसल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि नसल पोर है, नसल कैविटी है, ये जो ट्रैकिया होता है हमारा, विंड पाइप और लंग्स, ये मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। इवन व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ओन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, दिस मेक्स अस वंडर हाउ सच टिनी सेल्स परफॉर्म सो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़, कि जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो कैसे इतनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं अलग अलग। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल, क्या क्या अलग कंपोनेंट्स हैं सेल के। हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि कैसे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। डू सेल्स लिव फॉर एवर, क्या जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो हमेशा ज़िंदा ही रहते हैं, क्या वो कभी मरते हैं। इस चैप्टर में हम यही सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है, सो टॉपिक है हमारा हाउ टू स्टडी सेल्स। व्हाट डू वी कॉल द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू सी टू एवरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, क्या हमारे पास ह्यूमन आई के पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है कि हम दो ऑब्जेक्ट को जो क्लोज ऑब्जेक्ट है उन्हें देखते हैं। इमेजिन टू टीनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इमेजिन करो एक पीस ऑफ पेपर है, उसके ऊपर दो छोटी छोटी जो हमने डॉट लगाई हैं। एज द डॉट्स आर मूव्ड क्लोज, और जैसे ही हम उन दो डॉट को क्लोज करेंगे, अपनी आई से क्लोज लाएंगे, देयर कम्स अ पॉइंट एट विच दे कैन नो लॉन्गर बी सीन एज सेपरेट। एक पॉइंट आ जाएगा कि जब हम इतनी आगे करेंगे अपनी आइज़ तक, तो जो दो पॉइंट हैं वो एक साथ में जुड़े हुए दिखाई देंगे, सेपरेट दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट। ठीक है, जब हम उन्हें पास से देखेंगे तो वो कैसे दिखेंगे, सेपरेट नहीं होंगे, वो जुड़े होंगे, और जब हम उसे दूर से देखेंगे तो वो सेपरेट दिखेंगे। अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसे ही क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, जो कि क्या होती है, लिमिट 0.1 mm। ठीक है, समझ में आ गया। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि जितना 0.1 mm तक होता है वहाँ तक देखेंगे तो हमें अलग अलग दिखेगा, उससे हम आगे रहेंगे तो हमें सेम दिखेंगे वो पॉइंट। अ सेल इज़ यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। जो सेल होता है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, हम उसे ऐसे नहीं देख सकते अपनी आइज़ से, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उसे देख सकते हैं। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो कैसे फिर पढ़ पाते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर देखते हैं सेल का, कैसे एग्जामाइन करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत छोटे होते हैं और हम
हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से हम उसे नहीं देख सकते, उनसे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो यू हैव लर्नड अबाउट कन्वेक्स लेंस, आपने पढ़ा होगा कन्वेक्स लेंस के बारे में। तो कन्वेक्स लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज फॉर अ मैग्नीफिकेशन। हम कैसे देखते हैं सेल को? मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है कि जब जो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन से हम क्या देख सकते हैं? सेल को देख सकते हैं, ठीक है। टू मेक इट अपीयर लार्जर, मैग्नीफिकेशन से करेंगे तो वो कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा सेल। रॉबर्ट हुक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम है रॉबर्ट हुक, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ सेल इन 1665 यूजिंग अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक लाइव सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, ठीक है, और माइक्रोस्कोप से देखकर। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क की, उन्होंने एक थिन स्लाइस को एग्जामिन किया था अपने माइक्रोस्कोप में। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो कॉर्क की स्लाइस है उसमें क्या है? वो क्या है? स्मॉल बॉक्सेस लाइक कंपार्टमेंट बने हुए हैं। उन्होंने क्या नाम दे दिया कि ये तो क्या है? सेल है। ऐसे बॉक्सेस, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, इन्होंने कह दिया कि ये जो है जो कॉर्क है उसके अंदर तो सेल है, ठीक है। इन स्कूल लेबोरेटरीज लार्ज लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज। आपने स्कूल में मैग्नीफिकेशन ये माइक्रोस्कोप देखा होगा, तो ये तो माइक्रोस्कोप, ठीक है। आई पीस ये होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस मिरर होता है। यहाँ पर आपको अपनी वो रखनी होती है ग्लास स्लाइड से आप ऑब्जर्व करते हैं। टू अचीव बेटर मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट, एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड यूज टू ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मटेरियल अंडर अ माइक्रोस्कोप। यू कैन सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन यू एस्टिमेट इट एक्चुअल साइज। तो आपको ये बताया गया है कि जो क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के, आप एग्जामिन करो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.1, लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। अब हम देखते हैं कि कितना साइज़ का होता है सेल, कितना होता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, साइज़ देखना है हमें सेल का। तो क्या एक्टिविटी दे रखी है? टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग्स। हमने एक ट्रांसपेरेंट रूलर लिया है जिसमें मिलीमीटर वाली मार्किंग्स हैं, ठीक है। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इट इन मिलीमीटर। तो उन्होंने आपको कहा है कि आप एक रूलर लो और माइक्रोस्कोप की जो स्टेज है वहाँ पर रख दो, फिर उसके बाद जो एडजस्टमेंट नोब होती है उसे एडजस्ट करो और डायमीटर को ऑब्जर्व करो सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू से अपने आई पीस से, ठीक है। फिर उसको डायमीटर को ऑब्जर्व कर दिया, फिर जो डायमीटर है उसको मिलीमीटर से किस में चेंज कर दो? माइक्रोमीटर में। सपोज डायमीटर जो है विजिबल फील्ड का वो कितना है? 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे माइक्रोमीटर से 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये माइक्रोमीटर में आ गया हमारा डायमीटर। फिर रूलर को रिमूव करके वहाँ पर एक ओनियन पील की स्लाइड लगा देंगे, फिर फोकस ऑन द स्लाइड पे फोकस करेंगे और काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ सेल आ रहे हैं उस डायमीटर के अंदर, ठीक है। इन द व्यू ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कितने सेल्स आ रहे हैं। तो रियल साइज़ जो है, रियल साइज़ ऑफ सेल जाने के लिए ये फॉर्मूला होता है यूनिट कन्वर्जन। देखो 1 मिलीमीटर के अंदर कितने होते हैं? 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। तो क्या एस्टिमेटेड साइज़ ऑफ द ओनियन पिल सेल, साइज़ ऑफ द सेल को कैसे मेज़र कर सकते हो? जो डायमीटर है विजिबल फील्ड का उसे लेंगे माइक्रोमीटर में, कितने नंबर ऑफ सेल्स आपको दिख रहे हैं अलोंग द डायमीटर, वो तो ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। या आपको एक्टिविटी आपके स्कूल्स में कराई जाएगी। सपोज 25 सेल्स आर सीन अलोंग द डायमीटर। अगर आपको 25 सेल्स दिखे हैं मान लो डायमीटर के लोग, तो उस केस में जो साइज़ ऑफ 1 ओनियन सेल वुड बी, तो क्या साइज़ हो जाएगा? 5000 माइक्रोमीटर को डिवाइड करेंगे 25 से, डायमीटर कितना था? 5000, ये ऊपर लिखा देखो, ये रहा, ठीक है। ये था डायमीटर। मान लो आपको 25 सेल दिखे, तो क्या करेंगे? 5000 मल्टीप्लाई 25, तो इसका मतलब जो साइज़ है सेल का वो क्या आ जाएगा? 200 माइक्रोमीटर, जो कि बहुत छोटा हो, ठीक है। इफ़ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ एन ओनियन सेल इज़ 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज अ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल? द टोटल मैग्नीफिकेशन जो है माइक्रोस्कोप डिपेंड करता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है आई पीस की। इसमें हमें पावर भी सेट करनी होती है कि किस पावर पे हमें देखना है, ठीक है।
इफ़ बोथ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस हैव द मैग्नीफाइंग पावर है 10x की, तो टोटल मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा 100x का। अगर आई पीस है और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों का मैग्नीफाइंग पावर 10x होगा तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 100x। दिस मीन्स जो सेल विद एस्टिमेटेड साइज ऑफ 2 माइक्रोमीटर वो किस में दिखेगा 100 टाइम्स बड़ा दिखेगा अगर हम उसे मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ा देंगे तो। ठीक है, थस माइक्रोस्कोप अलाउज अस टू सी, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप का क्या काम है, अलाउज अस टू सी एवरी स्मॉल स्ट्रक्चर को हम क्लियरली देख सकते हैं। एसेंशियल टूल है ये स्टडी करने का सेल स्ट्रक्चर को। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव्ड द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर्स, रेजोल्यूशन, क्लैरिटी, कॉन्टैक्ट, डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्लैरिटी आती है और मैग्नीफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, दीज इंप्रूवमेंट्स हैव टर्न माइक्रोस्कोप इनटू पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग सेल्स। यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ कोलोकेसिया लीफ ऑब्जर्व्ड अंडर अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये देखो आपको ये कोलोकेसिया लीफ का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है माइक्रोस्कोप के अंदर। ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का क्या स्ट्रक्चर है, नहीं तो देख लिया सेल को कैसे देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है मैग्नीफाइंग पावर पे। ठीक है, वी हैव लर्न दैट सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हमने पढ़ा कि सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज़, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और क्या परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर दीज सेल्स जो फंक्शन एज यूनिट्स दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग्स। अब जो सेल्स हैं ये हमने पढ़ा कि एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, यूनिट की तरह काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं ये एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट होता है और अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट होता है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। दीज इंटरेक्शंस ओकर एट द सेल बाउंड्री पर ये इंटरेक्शंस होती हैं जहाँ पर सब्सटेंस मूव बिटवीन द सेल्स एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मूव करता है। इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक ही सेल है तो वो कैसे एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को, वो एक्सचेंज करते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सेल मेम्ब्रेन होती है हर सेल के पास। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। द सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन एक थिन बाउंड्री होती है जो किसके सराउंड होती है, सेल के, सेल होता है उसके सराउंड होती है सेल मेम्ब्रेन, थिन सी बाउंड्री होती है। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट इट कंटेंट। क्या करती है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल है उसे प्रोटेक्ट करती है, उसका जो सारा कंटेंट है उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करती है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये क्या डिफाइन करती है, इंडिविजुअलिटी, मतलब ये एक सेल है, इस सेल की अलग मेम्ब्रेन होगी, दूसरा सेल है इसकी, मतलब ये इंडिविजुअल है, ये इसे बताता है। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल होती है विच मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है खाली कुछ सब्सटेंसेस को ही अलो करती है कि वो सेल के अंदर आ सके और बाकी को ब्लॉक करती है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिलेक्ट करके, परमिएबल मतलब आना जाना। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये कुछ सब्सटेंसेस को अलो करते हैं कि वो सेल के अंदर आ सकते हैं, बाकियों को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स। अब आपको पता ही होगा कि वो हम सांस लेते हैं तो एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये कैसे होता है, ये मेम्ब्रेन की वजह से होता है, मेम्ब्रेन से आता है। ठीक है, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल ऑफ एल्वियोली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस। तो कैसे जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, कैसे सेल्स जो है एल्वियोली कंट्रोल करते हैं, मतलब एल्वियोली होती है उसके अंदर ऑक्सीजन आती है, CO2 बाहर जाती है, तो ये कौन कराता है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की वजह से होता है। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू और अपनी पढ़ाई करते रहें।